अस्सलाम वालेकुम। पहले एशेज डिस्कस करते हैं आज। ऑस्ट्रेलिया ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच में। और मैं अभी उनके अपने प्लेयर्स वगैरह के रिव्यूज सुन रहा था, जो कि बेन स्टोक्स वगैरह के। और मतलब है कि उसकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो मुझे बहुत प्रेजेंटेशन में डाउन लगा बेचारा। और बेचारा इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत जगह वो सोच के बोल रहा था, और सोचने का मतलब ही यही है कि जो वो एक्सपेक्ट करके आया था ना अपनी टीम से कि वो कर लेगी, उसकी टीम ने उसे डिलीवर करके नहीं दिया। ठीक है। और अगर आप ये देखो ना कि बैटिंग और बॉलिंग में कौन मेहनत कर रहा है, तो एक ही आदमी नजर आ रहा है, उसका नाम है बेन स्टोक्स। विकेट कौन लेगा? बेन स्टोक्स। रन कौन करेगा? बेन स्टोक्स। इन लोगों ने 62 रन का टारगेट दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 62 रन का, हाँ, 69 रन का टारगेट दिया था, 65 का, जो कि बहुत इजीली पूरा कर लिया। साउथ इंडिया इंग्लैंड का, देखो ये स्क्वाड इंग्लैंड की मिसरीडिंग भी है इसमें काफी हद तक, कि वो ये समझ रहे थे कि दे आर प्रिपेयर्ड टू प्ले द टेस्ट। ठीक है। देखो, पहली बात ये है कि इनकी टीम मुकम्मल जो होती थी ना एशेज खेलने के लिए और एशेज जीतने के लिए, पहले जब ये बीच में जीतने लगे थे ऑस्ट्रेलिया से, उस टीम के जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, वो थे स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। ये जो दो बॉलर थे ना, ये अपनी लाइन लेंथ की एक्यूरेसी से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को पकड़ते थे। फिर उनके साथ ऐड होते थे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड। अब हुआ क्या है कि ये दोनों बॉलर हटे, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, क्योंकि जाहिर बात है रिटायर हो गए। ऑल टाइम ग्रेट्स में आएंगे इंग्लैंड के टेस्ट बॉलर्स में। एक ने 600 विकेट ली, एक ने शायद 500 ली, यही कोई हिसाब किताब है। तो इतनी विकेट लेने के बाद ये रिटायर हुए। ठीक है। और इस एक्सपीरियंस को जो रिप्लेसमेंट जो आया है, वो आया है जी गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्स। ये रिप्लेसमेंट है भाई आपका। जोफ्रा आर्चर को मैं अभी भी चलो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे देता हूँ कि वो, क्योंकि हम ये एक एक बात कहते हैं कि जी जो फास्ट बॉलर होता है वो लाइन लेंथ से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। हालांकि ये बात भी ठीक नहीं है। मिचेल स्टार्क 145 बॉल करता है, कोई लाइन लेंथ से इधर उधर नहीं होता। लेकिन चलो, दे देते हैं ये बात, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं इस चीज पे कि जी आप क्योंकि तेज बॉलिंग करते हो, आपका खास स्टाइल है बॉलिंग करने का, उसमें लाइन लेंथ आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, एक बॉलर तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन भाई, जब इतनी अच्छी बॉलिंग विकेट्स मिली हुई हैं, बैटिंग विकेट भी थी वैसे बाय द वे, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग विकेट मिली हुई है जहां पर बॉल मूव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बॉल जो है वो पीछे काहे को कर रहे हो? आगे तो करो। आगे होगी शायद ड्राइव में पड़ जाएंगी। गस एटकिंसन, अबे भाई 135 136 का पेस है भाई तुम्हारा, तो उस पेस पर बॉल आगे करना यार। जब पड़ेंगे, 4 चौके पड़ेंगे, 10 चौके पड़ेंगे, विकेट तो वहीं से मिलनी है। लेकिन जब आप पीछे लाइन पुल कर रहे हो, तो यार मिचेल स्टार्क जैसे ने आपको 78 मार दी, कितने मारे? 78 मारे थे। एक मिनट जरा देख लूं मैं। हाँ, मिचेल स्टार्क ने 77 मार दिए थे। और सेवन क्यों मार दिए थे? आधी से ज्यादा बॉल शॉट्स जाके निकाल के देख लो, सब पीछे से हट हट के मार रहा था वो, इधर कस कस के। तो क्यों मार, बैकफुट पे क्यों दे रहे हो बॉल आप? इसका मतलब ये है कि ये जो बॉलर्स जिनको ये अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स समझ रहे थे, ब्राइडन कार्स और गस एटकिंसन, ये कहीं से भी फ्रंट फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं है। इनसे एक बहुत अच्छा बॉलर है जो इनके पास पीछे बैठा हुआ है, जॉश टंग के नाम से। उसने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। विकेटें उसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बैटिंग विकेट्स होती हैं इंग्लैंड में। लेकिन वही बॉलिंग जो वो वहां कर रहा था, जब वो यहाँ करेगा तो डिफरेंस बहुत होगा। क्योंकि वो करता है विकेट टू विकेट तेज, बिल्कुल आगे की तरफ बॉल करता है, और यहाँ आगे की बॉल पे ही विकेट है भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत रन भी पड़ेंगे, लेकिन विकेट तो आगे से ही है। और आगे ये बॉल करते ही नहीं है। जोफ्रा आर्चर नहीं करता, चलो ठीक है, वो बाउंसर ज्यादा करता है। गैस एटकिंसन भी नहीं कर रहा, ब्राइडन कार्स भी नहीं कर रहा। सिर्फ एक बॉलर आगे बॉल कर रहा है, उसका नाम है बेन स्टोक्स। अबे सब कुछ बेन स्टोक्स से करवा लो। मैं ये बात बड़े
जिसे कहते हैं ना, श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि अगर इंग्लैंड की टीम में कोई एक आदमी है जो जिम्मेदारी लेके 100% दे रहा था, 100% सब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी लेके 100% देने की कोशिश कर रहा था ना, उसका नाम था बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को मैं ये बात बहुत श्योरिटी से कह रहा हूँ अगेन, कि उसको अगर आप ये बोल दो ना कि भाईजान तू बॉलिंग नहीं करेगा, तो सिर्फ बैटिंग में हमें 100 रन दे दे, मैं बता रहा हूँ वो हर 2 इनिंग में से एक में 100 निकाल के देगा, या दोनों में टोटल 100 कर देगा, कंफर्म। अगर आप उसको बोलो कि भाई तू बैटिंग नहीं करेगा, तू सिर्फ बॉलिंग करेगा, तो मैं ये गारंटी से बता रहा हूँ वो 2 इनिंग में से किसी एक में 5 से 6 आउट करके दे देगा। ये क्वालिटी है इसकी। बात सारी ये है कि आप एक बॉलर को जब वो बॉलिंग के लिए आता है तो आप कहते हो भाई तू सब कर, तू सब आउट कर ले। जब वो बैटिंग पे आता है तो आप उससे कहते हो भाई तू हमें बचा ले। अबे तो ये ऊपर जो 6 गधों की फौज रखी हुई है, इनमें से भी कोई करेगा, चलो जो रूट को हटा दो, ठीक है 120 उसने 100 मार दी, लेकिन उसके अलावा फिर बाकी भी तो देखो ना, ये जो ऊपर गधों की फौज है, इनमें से भी कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा। इंग्लैंड को बहुत कैलकुलेट करना चाहिए था, सोचना चाहिए था इस चीज पे कि यार हमारे मुल्क में इंडिया की जब टीम गई थी खेलने इनके 5 टेस्ट मैच की सीरीज, तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज ड्रॉ कैसे हो गई। भाई पिचेस आपकी, आपके सारे बॉलर्स, ठीक है, जो आपने खिलाए, जो अवेलेबल थे अच्छे थे, सारे बुरे थे जो भी थे, ठीक है, आपके सारे बैट्समैन जो आप अपने होम ग्राउंड में खिला रहे हो। होम ग्राउंड के प्लेयर कैसे खेलते हैं बताया ना, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे खेलते हैं होम ग्राउंड के प्लेयर। तो इंग्लैंड को अपने आप से एक ये सवाल जरूर करना चाहिए था भाई, कि क्या अगर हम एक इंडिया की नई साइड में, जिसमें ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, ठीक है, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, चंद एक्सपीरियंस प्लेयर नीचे हैं, रविंद्र जडेजा वगैरह वगैरह, वरना सारे ही नहीं है, ठीक है, इन नए प्लेयर्स को अगर हमने अपने मुल्क में बुला के सीरीज ड्रॉ करवाई है, ठीक है, तो ये टीम टूर पे जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके एशेज खेलने के लिए कैसे रेडी हो सकती है, जब यहाँ अपने घर में नहीं नई टीम, नई इंडियन टीम को हरा पा रहा है, न्यू इंडियन टीम को, तो टूर पे जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा देंगे, ये सवाल करना चाहिए था। तो दिस टीम वाज नॉट रेडी। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ ताकि ना ये समझ में आए ये कितने नॉन सीरियस हैं, ये सारे के सारे प्लेयर्स नॉन सीरियस बोलूंगा मैं इन सबको, अदर देन बेन स्टोक्स या शायद कुछ हद तक जो रूट, सब नॉन सीरियस हैं। इंडिया का लास्ट टेस्ट मैच जो हुआ था, जिसमें उन्होंने सुबह आके सारे आउट किए और एकदम कंडीशंस की हेल्प लेके उन्होंने मैच ड्रॉ कर दिया, सीरीज ड्रॉ कर दी और लास्ट मैच जीत के, उस लास्ट टेस्ट मैच में 70 रन रह गए थे, ठीक है, 70 रन में ये आपका हैरी ब्रूक और जो रूट खड़े हुए थे, ठीक है, हैरी ब्रूक ने क्या किया, बल्ला चलाना शुरू किया और था ठू 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 मारते मारते एकदम से एक ऐसा शॉट मारा कि बल्ला भी हवा में उछाल दिया और कैच देके चले गए 70 रन पे। ये दोनों जब बंदे खड़े थे तो इन्हीं का काम था कि ये 70 रन की लीड खत्म करके मैच को फिनिश कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ये इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं, ये सीरियस नहीं है, इनकी ये मजे करने आए हुए हैं, ये टूर लगाने आए हुए हैं, इनमें कहीं सीरियसनेस नहीं है, हैरी ब्रूक ने विकेट दे दी। हैरी ब्रूक की विकेट गिरने की देर थी, दूसरे एंड से लाइन लगी, जब 30 रन रह गए तो जो रूट भाई भी चले गए, ठीक है। अब मैं ये सवाल, चलो जो रूट संभल के खेल रहा था, ठीक है, अच्छा बॉल पड़ गया, आउट हो गया वो, लेकिन सवाल ये है कि हैरी ब्रूक को तो अच्छा बॉल नहीं पड़ा था, ये तो मारने मारने में दे के चला गया विकेट। तो ये नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं और ये आज इनकी नॉन सीरियसनेस एक्सपोज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया अपनी विकेट्स पे बुला के इनको, ठीक है। जहां माइकल नीसर जैसे बॉलरों से 5-5 आउट करवा के विकेटें दे रहे हो, यार खुदा की कसम, लाना तो तुम्हारी बैटिंग पे, अल्लाह की कसम, ये कोई बैटिंग होती है साली। मुझे तो इनकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेनिंग तो मतलब ये तो छोड़ो कि वो तैयार थे, इनके प्लेयर्स खुद जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम खेलेंगे यहाँ पे। एक तो चीज ये भी, ये है, और दूसरी चीज एक ये है कि
जब इनके जो लास्ट स्कोर कार्ड अगर निकालो तो उसमें 44, 15, 26, 15, 15, 50, 4, 41, आखिर में बस दो बड़ी 50-40 की इनिंग लगी हैं आज। उसके अलावा अगर आप सबको देखो तो सबको कुछ ना कुछ रन जरूर मिले, अदर देन जेमी स्मिथ जो 4 रन पे आउट हुआ पिछली मैच में भी, उसको तो पिंक बॉल समझ ही नहीं आ रही, कैचेस भी छोड़ रहा है हाथ के। तो खैर चलो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब आप खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट तो इन सब चीजों पे ट्रेन करके आना चाहिए था। फिर बदल दें, अगर आप नहीं करके आए तो फिर आपने आपको क्यों कह रहे हो कि हम रेडी हैं फॉर द एशेस। तो अगर आप इनकी देखोगे सबके सब ने कुछ ना कुछ स्टार्ट लिया है, तो भाई सवाल ये है कि जब स्टार्ट हुआ तो बड़ा में क्यों नहीं गया। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही स्कोर्स लगाए हैं। अगर इनकी पहली सीरीज देखो, इनिंग देखो, तो इन्होंने भी कोई 100 नहीं मारा हुआ, लेकिन स्कोर्स क्या है जरा, 33, 72, 65, 61, 45, 63, 23, 16, 77, फिर नीचे लगाया हुआ। बात यह है कि भाई दो ही तरीके से इनिंग बड़ी हो सकती है, या तो ये है कि भाई जो 6 या 7 ऊपर के होते हैं ना, उनमें से दो आदमी बड़ा स्कोर कर दें, वरना फिर सारे 50-50, 60-60 डाल दो। अब ये इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड है, ये इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप हर बंदा आगे 50-60 रन 50-60 रन कर ले, ये नहीं पॉसिबल है। तो फिर आसान तरीका क्या होता है, आसान तरीका ये होता है भाई, खास तौर पे टूरिंग साइड के लिए, कि जब आप सेट हो जाओ, ठीक है, तो अब भाई बड़ा कर लो। ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि आने वाला जो है वो बड़ा कर देगा, आने वाला फिर सेट होने का टाइम लेगा, उसमें आउट भी हो सकता है। तो ऐसी पिचेस पे खास तौर पे पिंक बॉल के साथ, जहाँ पे आपकी आई सेट हो गई है और दूसरे ने अभी आगे देखना है समझना है, उससे बहुत बेहतर ये था कि भाई जो सेट हुआ था, सेट कौन हुआ था, जैक क्रॉली। बेन स्टोक्स को भी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा खेला, बस भारत, उसने भी वही हरकत करी जो बाकी सब ने करी, लेकिन मैं फिर भी जैसे कहना, इन सब में बेटर बेन स्टोक्स ही था आज भी। फिर जो है वो तीसरा जो है वो जो विल जैक्स था। अब बात ये है कि ये जो इनके 3 बॉलर है ना भाई, क्या नाम है, विल जैक्स, सॉरी, इनके जो ये 2 बॉलर हैं, ब्राइडन कार्स और गस एटकिंसन, कहने को भी नजर आ रहा है जी ब्राइडन कार्स ने जो है वो 4 आउट कर लिए, लेकिन 152 रन खा के, और 30 ओवर में 152 रन खाए हैं इन्होंने, 5.5 के रन रेट से पिटे हैं, सबसे ज्यादा तो 4 विकेट ले ली 5.5 के रन रेट से टेस्ट मैच में। तो ये वो बॉलर हैं जो इंडिया को परेशान कर रहे थे अपने मुल्क के अंदर, और उनसे बैटिंग नहीं हो रही थी, शुभमन गिल आउट हो रहे थे ब्राइडन कार्स में, ठीक है, तो इनको लगा हम तैयार हो गए। अभी ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, यहाँ से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, और मैच अवेयरनेस होनी बड़ी जरूरी है, जो कि इंग्लैंड में बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने अभी बताया ना कि 70 रन रहते थे, और हैरी ब्रूक एक बिल्कुल स्टूपिड शॉट खेल के इंडिया के खिलाफ आउट हुआ, खुद आउट हुआ। जो रूट फिर अच्छे बॉल पे आउट हुआ, चलो जो रूट को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये तो आउट हुआ, और ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल आउट था। इसको लगा कि जी चलो मेरा काम तो हो गया, यहाँ से मेरा मैंने कर दिए रन, 100 कर दिए, पता नहीं जितने भी रन किए थे, और जो है मैंने तो अपना कर दिया इसको, अब मैं बस तेज चलाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, बाकी नीचे का जो 70, 50, 60 रन है ये दूसरे पूरा कर लेंगे। तो वो दूसरे पूरा हुआ नहीं, मैच हार गए। तो ये कहानी है इनकी बैटिंग में, कहीं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, इन सब ने धोखे कर दिए बेन स्टोक्स के साथ। और ये बेन स्टोक्स के साथ कर कर क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेन स्टोक्स को कि भाईजान हम मारेंगे खुल के, परवाह नहीं, विकेट जाती जाए, आप नीचे संभाल लेना। जबकि होना उल्टा चाहिए, होना ये चाहिए कि ये विकेटें संभालें, ये ऊपर से बिल्ड करके दें, और बेन स्टोक्स बोले भाई मैं मारूंगा, मैं आसरा नहीं करूंगा, मैच कहाँ खड़ा हुआ है, मैं मारूंगा, मैं खुल के मारूंगा, विकेट जाती जाए। क्योंकि वो मारने में ज्यादा अच्छा कर लेगा, ये रोकने में जो 50 रन कर रहा है, इससे बहुत बेटर बैटिंग कर लेगा वो, अगर वो हिटिंग करेगा, क्योंकि उसका मैचल गेम हिटिंग है। तो वो खुद जो है वो स्कोर रोकने पे लगा हुआ है, ठीक है, और इनिंग बनाने में लगा हुआ है, जो कि गधों का काम था ऊपर। तो वो काम इन्होंने ले लिया, और
उसको जो है वो हिटिंग इनिंग बिल्ड करने में लगा दिया कि भाई तू इनिंग बिल्ड कर। तो ये अपनी ही प्लेयर्स, अपने ही कप्तान के साथ ड्रामेबाजियां चल रही हैं। हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक वाइस कप्तान है भाई, और ये कप्तान नेक्स्ट इन लाइन है। जब ये जाएगा, बेन स्टोक्स जब जाएगा, और जारी बात है जाएगा, मेरा ख्याल है 33-34 का है, तो बहुत ज्यादा हुआ तो 2 साल 4 साल और खेल लेगा। ऑलराउंडर्स की वैसी इतनी लाइफ होती नहीं है, लंबा चलते नहीं है, इनकी इंजरीज आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त की जब इसे कप्तान मार्क करना पड़ेगा। एवरेजेस बनाई हुई हैं। एवरेजेस किसके खिलाफ बनाएंगे? पाकिस्तान को ठोक ठोक के एवरेजेस बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जितने मैचेस निकालो, जहां पर हैरी ब्रोक और रूट ने परफॉर्मेंस करी, इंडिया मैच हार गया, इंडिया मैच जीत गया। अबे ये कौन सा तुम्हारा 100 है भाई? ऐसा 100 तो लाना तो नहीं चाहिए। इवन जो रूट को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई मैं 100 तो कर रहा हूँ, लेकिन वो 100 विनिंग रन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि जो रूट तो है, लेकिन उसके अराउंड जो है वो एक पूरी बैटिंग यूनिट नहीं बन रही है। बस जो रूट ही जो रूट है। फिर अगर जिस दिन हैरी ब्रूक चल जाएंगे तो फिर हैरी ब्रूक ही हैरी ब्रूक है, आसपास कोई बिल्ड ही नहीं कर रहा कुछ। भाई हैरी ब्रूक अगर 100 करता है या जो रूट 100 करता है, तो उसके अराउंड 20-20 30-30 रन करके लोग जाएंगे ना यार। तो इनिंग बड़ी होगी ना यार। ये तो नहीं हो सकता कि 2 4 8 6 पे चले गए और एक बंदा खड़ा है जी, उसने 125 रन कर लिए। यूं तो नहीं इनिंग चलनी। तो कोई भी सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। ये दो, जो रूट को टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा हैरी ब्रूक ये टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन बन गया था। अभी भी शायद हो, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। लेकिन टेस्ट के नंबर 1 बैटर है भाई ये, वन ऑफ द बेस्ट इन टेस्ट। बैटिंग देख लो जरा इनकी। स्टार्क का बॉल बल्ले पे नहीं रख पा रहे ये इनके हालात हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जैसा, क्यों? इनको विकेट देने में कोई टेंशन नहीं है। कोई इनको बता नहीं रहा कि भाई तेरे ऊपर इंग्लैंड खड़ा हुआ है, पूरा इंग्लैंड खड़ा हुआ है। लेकिन इस गधे को नहीं समझ में आ रहा। तो बहरहाल अच्छा ही हुआ। इतनी बेकार इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग और इररिस्पॉन्सिबल बॉलिंग करोगे तो यही हशर करना था ऑस्ट्रेलिया ने, और सही किया उसने। और जेफर आर्चर को भी बिल्कुल सेट कर दिया उसने। स्टीव स्मिथ उसने बोला भाई अबे तेज तो कर दे बॉल, चैंपियन बॉलर है, तेज तो कर। वो जितनी तेज बॉल उतना तेज छक्के, जितनी तेज बॉल उतनी जोर के शॉट। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको बर्बाद कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ये उनकी टॉप 11 भी नहीं है, ये भी बात समझ लेना। अभी पैट कमिंस ने आना है, अभी शायद जॉश हेजलवुड ने भी आना है, मुझे नहीं पता है जॉश हेजलवुड आएगा नहीं आएगा, लेकिन पैट कमिंस तो बैठा हुआ है, शायद वो भी खेलेगा। एक आधा टेस्ट या 2 टेस्ट वो भी खेलेगा। तो अभी तो बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट और बेहतर होना है। ठीक है, ये माइकल नीसर वीसर जिसको 5 आउट दे दिए हैं, ये माइकल नीसर नहीं मिलेगा भाई आपको अगली दफा। शायद मिल जाए एक आधे मैच में, ये डॉगेट वॉगेट डॉजेट वॉजेट नहीं मिलेंगे ये। तो इससे भी मुश्किल होनी और बॉलिंग। ठीक है। और ठीक है, एडिलेड का ग्राउंड अगला जो है वो आसान भी है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आसान है तो क्या बॉलर मुश्किल है? फिर बॉलर संभाल लो। और एडिलेड भी जब हम कहते हैं इजी विकेट है, तो इजी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई, मतलब है कि कोई चांदी लग जाती है रनों की, ऐसा नहीं है। अपने आप को अप्लाई करेंगे तो होगा रन, वरना नहीं ऐसे हो जाना है। तो ये है भाई, वेरी सॉरी डे फॉर इंग्लैंड, और वेरी सॉरी डे फॉर स्पेशली, क्योंकि मुझे यार बेन स्टोक्स बहुत पसंद है। उसकी ना बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक दर्द था ना, वो मुझे सुनाई दे रहा था कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी टीम ने, उसको टीम ने करके नहीं दिया। तो ये वो मुझे अफसोस सुनाई दे रहा था उसकी बातों में। खैर, उसने एक बात एंड में बस बोली, बस फिर हम इनका वीलॉग एंड करते हैं, और वो ये उसने कहा कि आई बिलीव कि मेरे पास अपने जो डगआउट में जो है बहुत टैलेंट है। ठीक है ना, स्किल इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है मेंटल। उसने ये बोला अपने इंटरव्यू कि मेंटली हम अगर टफ नहीं होंगे तो हम इस तरीके से जो है ना मुश्किल हार्ड इनिंग्स नहीं खेल सकते। और उसने फिर एक और लफ्ज भी बोला, ऑस्ट्रेलिया इजंट अ प्लेस फॉर वीक मैन, एंड वी आर श्योरली नॉट वीक।
तो एक्चुअली मुझे उसकी बात से यही अंदाजा हुआ कि वो मैसेज अपने डग आउट में ही दे रहा है कि वीक लोगों की यहाँ जगह नहीं भाई। अब वो जिस जिसको वीक बोलना चाह रहा है वहां तक बात पहुंचा दी है उसने। भाई जो ज्यादा हसास बनेगा वो ऑस्ट्रेलिया के लायक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल पाएगा। तो बड़ा अच्छा मैसेज उसने अपनी टीम तक भी पहुंचा दिया। मैंने कहा ना यार, जिसे बोलते हैं ना, खूबसूरत जैसे स्पोर्ट्समैन है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, सलाम ठोकने को दिल करता है, ये ऐसा प्लेयर है। और ये इंग्लैंड, अब अफसोस की बात ये है पूरी इंग्लैंड में एक ही है साला। मैं तो जो रूट को भी इसलिए काउंट नहीं करता, कहने को जो रूट वर्ल्ड का बेस्ट बैटर है टेस्ट का, लेकिन मैं उसको इसलिए बड़ा बैटर, ठीक है यार है, वो मानते हैं, पर मुझे बस उसका ये मैं मुझे उसकी बस उसकी एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई जब तू 100 करता है तो इंग्लैंड जीतता क्यों नहीं है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि इंग्लैंड की जो सीरीज थी जो इंडिया से, उसमें भी मुझे ये नजर आया कि भाई जो रूट के 100 आ रहे हैं लेकिन इंग्लैंड मैच हार रहा है। ऐसे 100 का तो भैया कोई फायदा नहीं है, जैसे तुम अपनी टीम को मैच ही ना जिताओ और अपना 100 का टैली पूरा किए जा रहे हो। आज 40 हो गई, कल 41 हो जाएंगी, तो इंग्लैंड जो है वो टेस्ट धड़ाधड़ हारे जा रहा है। उस इंडिया से अगर एक ओवरऑल रिव्यू ओवरव्यू निकालोगे आप इंग्लैंड का, तो सबसे बड़ी कौन सी दो सीरीज खेली हैं अभी रिसेंटली? एक इंडिया से खेली है, एक ऑस्ट्रेलिया से खेली है। इंडिया से ड्रॉ करके बैठ गए होम ग्राउंड में, विच इज इक्वल टू अ लॉस। ये नहीं कह सकते आपके जी ये जो ड्रॉ हो गया तो हमने बड़ा अच्छा किया। अबे तुम्हारे होम ग्राउंड में नई टीम लेके आया इंडिया और उन्होंने आपके मुंह पे ड्रॉ मार दिया, जबकि उनको तो आपको जीरो, उनको आपको हराना था अपने होम ग्राउंड के अंदर। तो वहां भी जो रूट का कोई फायदा नहीं हुआ, जिता ही नहीं सका वो अपनी टीम को सीरीज। और यहाँ पर भी अपना 100 हो रहा है, अपना 100 पूरा है, लेकिन इंग्लैंड को जिता नहीं पा रहा। जहां जरूरत पड़ती है वहां नहीं करता, और जहां करता है वहां इंग्लैंड नहीं जीतता। तो जो रूट का वो इम्पैक्ट नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो कि अदर देन ये कि वो अपनी टैली पूरी करता रहता है बस 100 की। ठीक है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है, अच्छा भी लगता है खेलते हुए, जो बैटिंग करता है मैं देखता भी हूँ उसको, शौक है, मजा आता है उसको देखने में, लेकिन ऑल फॉर हिमसेल्फ, नॉट हेल्पिंग इंडिया एट ऑल, इंग्लैंड एट ऑल। और इवन देन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान आया था, जहां हमने टर्निंग ट्रैक्स लगाए, रन आना बंद हो गया भाई। ना हैरी ब्रूक कोई चीज है, ना जो रूट कोई चीज है, बंद, खत्म, फिनिश, गेम ही ओवर। उसके कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका को देख लो, पाकिस्तान आई कैसा जबरदस्त खेली पाकिस्तान के खिलाफ, हमें उल्टा नचा दिया उन्होंने अगले मैच में स्पेन पे। तो दिस इज, इंग्लैंड इज नॉट अ कंप्लीट साइड राइट नाउ, और मेच्योरिटी और गेम एप्लीकेशन की बहुत कमी है। खैर, तो ये तो हो गया इनका टेस्ट। अब इनका अगला टेस्ट जब होगा तो देखेंगे कि वो कहाँ पड़ता है और उसमें क्या होगा। मेरा ख्याल है दिसंबर 17 को है इनका अगला टेस्ट मैच। आई होप कि अच्छा होगा, देखते हैं क्या चेंजेस करने चाहिए। मेरे हिसाब से यार इनको जॉर्ज टंग को लेके आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ऑस्ट्रेलिया उसके इंडिया के खिलाफ। ठीक है उसने कोई बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं पिचेस का भी जो है वो होता है कि कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा सा पिच से भी हेल्प चाहिए होता है, उसको यहाँ मिलेगा, जो उसको इंग्लैंड में नहीं मिल रहा था यहाँ मिलेगा। और दूसरा ये कि इंडिया के बैट्समैन भी अच्छा अपना आपको अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है ऑस्ट्रेलिया की टीम बेस्ट है, बहुत जबरदस्त, लेकिन कुछ प्लेयर वल्नरेबल हैं। उनका भी जेक वेदरल नया है, उनका भी जो है वो जॉश इंग्लिश, वो कोई रेगुलर नहीं खेलता, बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन रेगुलर नहीं खेलता। मानस लेबुशेन बेस्ट फॉर्म में नहीं है, उनका भी वल्नरेबिलिटी है। ऐसा नहीं है सारे के सारे स्टीव स्मिथ है, उधर भी प्रॉब्लम है। ट्रेविस हेड अच्छा है, स्टीव स्मिथ अच्छा है, फिर उधर बाकी भी उधर भी वीक लिंक्स हैं, लेकिन बॉलर जगह पे करेगा ही नहीं तो आउट कहाँ से करेगा। तो ये इनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि ये जॉश टंग को लेकर आए। और यार गस एटकिंसन को बिठाओ यार, गस एटकिंसन तो इंडिया के खिलाफ बैठ गया था, उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसको हटा दिया था। तो जो बंदा इंडिया के खिलाफ होम ग्राउंड में बैठ गया, उसको आपने अपनी बेस्ट 11 का हिस्सा बनाया हुआ, नहीं हो रही उससे बॉल यार, हटा दो उसको, बिल्कुल काम का बॉलर नहीं है ये। खैर ये मेरा रिव्यू था आज का, क्योंकि ये बिल्कुल 2-0 पे जा रही है, और माइकल वॉन ने आज बयान भी दे दिया, उसने बोला कि दिस कुड एंड अप इन 3-0, इन अ 5-0 डिफीट।
ठीक है ना, इफ इंग्लैंड डजंट पिक अप थिंग्स फ्रॉम हियर, दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ 5-0। तो सोच लो भाई। और मुझे भी यही लग रहा है, बात उसकी गलत नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है। खैर ये हो गई ये आज की बात। अब उसके बाद एक चीज जो है वो माइकल, ये मैं स्काई स्पोर्ट्स देख रहा था, उसमें जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, उस इस बंदे ने गिरने नहीं दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड जब तक था तो इंग्लैंड की टीम कुछ और थी। तो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ एक डिस्कशन करी नासिर हुसैन ने, और उसमें उसने एक सवाल पूछा कि ये जो हैरी ब्रूक है, ये बार बार एज दे के बस पीछे गए, एज दे दिया पीछे गए, ऑली पोप सीधा खेल दिया, आगे कैच दे दिया, 20-25 रन किए, विकेट थ्रो। ऑली पोप ने भी बाय द वे इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस में रेगुलर खेला ये बंदा, और 5 टेस्ट मैच में 100 लगाया अपने होम ग्राउंड में। तो ये भी इनका हिसाब किताब है कि जी ऑली पोप जिस पे ये 2 डाउन अपनी टीम को पूरा फेंकते हैं कि भाई तू संभालेगा जो रूट से पहले, वो प्लेयर अपने होम ग्राउंड में 5 टेस्ट मैचेस खेल के इंडिया की नई टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ 100 लगाता है। फिर ये समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेंगे। तो उसने यही पूछा कि ओली पॉप और हैरी ब्रूक के डिसमिसल के बारे में, जो कि बड़े ऑब्वियस हो जाते हैं कि यार रिपीटेड एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, एक एक कॉटन बोल्ट दिए जा रहा है और एक सेट होके आउट हो जाता है, और दूसरा जो है वो बस पीछे एज निकाल के फेंक देता है बॉल। तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, अपनी अपनी विकेट की प्राइस ही नहीं है। तो उसने क्या बोला स्टुअर्ट ब्रॉड ने, उसने ये कहा कि हैरी ब्रूक को मैं यही बात बोलूंगा कि भाई तुम एक जनरेशनल टैलेंट हो। शायद आप एवरेज देखो तो आप बोलो कि यार यू आर द बेस्ट, आप बिल्कुल सही कर रहे हो टेस्ट मैच में, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन व्हेन वी से दैट यू आर अ जनरेशनल टैलेंट, तो वह जनरेशनल टैलेंट को अलग तरीके से परफॉर्म करना होता है। ही कैन नॉट जस्ट डू ऑल राइट, ही हैज टू आउट परफॉर्म ऑल द अदर्स। ठीक है, तो वो आउट परफॉर्म जो करना है वो हैरी ब्रूक से निकल के नहीं आ रहा। तो ये एडमिट किया आज। इनकी भी जो क्रिकेट है ना, वो बहुत इन्फ्यूरिएट हुई हुई है, जरा तपे हुए हैं पूरे तरीके से। खैर ये हो गई इनकी आज की क्रिकेट।